हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक अग्निहोत्री और एडुटेनमेंट अड्डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पार्ट 7 टॉप 500 स्ट्रेटजी के क्वेश्चन सीरीज़ का मैं शेयर करने जा रहा हूं। इसके पहले के जो 6 पार्ट हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप लोग वहां से जाकर के 6 पार्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ साथ मैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करता हूँ। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए। चलिए मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट। कहने का मतलब ये है कि हम अपने जो सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट को विंटर प्लैनेट बोलते हैं। विंटर प्लैनेट मतलब सर्दी वाला जो ग्रह है, जो सबसे ठंडा ग्रह प्रकार से कह सकते हैं, किसको कहते हैं। आपके ऑप्शन है नेपट्यून, यूरेनस, जुपिटर या वीनस। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा जुपिटर। जुपिटर का जो टेम्परेचर होता है वो करीब करीब -148 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो जुपिटर की जो खोज की थी वो गैलीलियो गैलीली ने आपकी 1610 में की थी। गैलीलियो गैलीली आपके इटली से बिलोंग करते थे। और साथ ही साथ जो जुपिटर का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है गैनेमेडा, जो कि आपका सबसे बड़ा मून भी है सोलर सिस्टम के आपका। और जो उसके बाद में अपने सैटर्न का मून एक जो सबसे बड़ा है उसका नाम है टाइटन। तो आप लोग को टाइटन भी याद रखना है कि वो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। और साथ ही साथ जो नेपट्यून है वो आपका सबसे लास्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का। और जो वीनस है उसको हम लोग अर्थ ट्विन मतलब अर्थ का जुड़वा कहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज है और जो इसका मास मतलब जो इसका वजन है करीब करीब वो अर्थ जितना ही है। और साथ ही साथ वीनस को हम लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब सनसेट हो रहा होता है तो कई बार ये ईस्ट साइड में दिखाई दे जाता है शाम के समय पर, तो इसलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइम्स अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इलेक्टेड, मतलब कि भारत में राष्ट्रपति कितने बार चुने जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 1, इंडेफिनिट या 5। इसका राइट आंसर होगा भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनको हम इंडेफिनिट टाइम्स मतलब कि चाहे जितनी बार वो प्रेसिडेंट का पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के बीच में जो दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, मतलब उसमें प्रेसिडेंट की डिफिनीसन, प्रेसिडेंट्स के जो पावर होते हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से जो आर्टिकल 55 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन प्रोसीजर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है उसके लिए आर्टिकल 55 में दिया गया है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और जो उससे रिलेटेड जितने प्रोसीजर्स हैं वो आपके आर्टिकल 55 में दिया गया है। इसी तरीके से जो आर्टिकल 53 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है। सुप्रीम कमांडर मतलब कि वो आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का भी चीफ होता है साथ ही साथ। और प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में अपनी विल के हिसाब से नॉमिनेट कर सकता है। ये 12 मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग फील्ड्स के विद्वान होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स के हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हो गए, इस तरह के अलग अलग फील्ड के 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। और जो प्रेसिडेंट जो अमेरिका में चुने जाते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 बार चुने जाते हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे कि बराक ओबामा सिर्फ और सिर्फ 2 बार चुने गए थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार के बाद दूसरी बार में हार गए थे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंसिडेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, मतलब कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। आपके ऑप्शन है साइमन कमीशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना गांधी जी के द्वारा, गदर मूवमेंट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में वापस ले लिया था तो उससे गुस्सा करके या उससे आप कह सकते हैं कि डिसएग्री करके मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और इनके एक साथी और थे, उनके साथ मिलकर के 1922 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो आपका लॉन्च हुआ था 1920 में और ये चला था 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं पे बंद कर दिया था। और जो कैलकाटा सेशन हुआ था आपका 1917 में, उसका जो मेन एजेंडा था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए एजेंडा इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसका राइट आंसर होगा कैलकाटा सेशन, ठीक है। इस तरीके से जो गदर पार्टी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था, तो गदर पार्टी जो थी आपकी
वो 1913 में लॉन्च हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, और इसने वर्क करना स्टार्ट किया था इंडिया में 1914 में। उसी तरीके से साइमन कमीशन आपका 1928 में आया था। इसमें ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के प्लान दिए थे कि किस तरीके से हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में कर सकते हैं। तो ये साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो आपका स्वराज पार्टी 1922 में ही स्टैब्लिश हो गई थी। तो ये तो किसी तरीके से ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन आप लोग को लग सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि राइट आंसर होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब वापस ले लिया गया था तब आपका स्वराज पार्टी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ब्रिक मेकिंग, मतलब कि ईंट बनाने के लिए जो सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल? इसका राइट आंसर होगा लैटराइट सॉइल। ये जो क्वेश्चन था आपका वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो लैटराइट सॉइल होती है वो आपके आयरन, एल्यूमिनियम एंड सिलिका का कंपोनेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और जो सिलिका होता है वो मेन कंपोनेंट एक प्रकार से होता है ब्रिक बनाने के लिए। इंडिया में लैटराइट सॉइल आपकी पाई जाती है कर्नाटका में, केरला में, और जो हिली पार्ट्स हैं उड़ीसा के वहाँ पर, ठीक है। और जो एलुवियल सॉइल होती है, ये जो गंगा का किनारा रहता है, जो गंगा का जो प्लेन रहता है वाला पार्ट, वहाँ पे ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश या बिहार वगैरह और आपका वेस्ट बंगाल साइड में होंगे तो वहाँ पे उन लोगों को एलुवियल सॉइल मिलेगी। इस तरीके से जो रेड सॉइल होती है वो डेक्कन रीजन, जो इंडिया का डेक्कन वाला जो नीचे जो इंडियन पेनिनसुला वाला पार्ट है उसमें आपकी रेड सॉइल पाई जाती है। जैसे कि आपका जब झांसी के नीचे साइड जाएंगे तो आपको वहाँ पे रेड सॉइल मिलती है। इस तरीके से जो ब्लैक सॉइल है वो आपकी महाराष्ट्र में पाया जाता है और उसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे, और ब्लैक सॉइल में ही आपका कॉटन की खेती की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक मैप है जो यहाँ पे सॉइल मैप है। ये फॉरेस्ट वाली सॉइल है, ये वाला पार्ट पूरा, और ये वाला आपका पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको ये है ब्लैक सॉइल का। लैटराइट सॉइल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हल्का सा जो पिंक कलर में टाइप में है इस साइड, ये वाला। और जो आपका एरिड सॉइल, मतलब कि एरिड सॉइल मतलब होती है जो रेगिस्तानी मिट्टी जो होती है वो ये वाला इलाका हो गया आपका। और जो आपका ये वाला देख पा रहे हैं आप डॉटेड वाला, ये आपका रेड एंड येलो सॉइल वाला रीजन है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दशा बोधा इज कलेक्शन ऑफ विच इंडियन सेंट्स टीचिंग, मतलब कि दशा बोध किस जो इंडियन संत की टीचिंग्स के बारे में दिया गया है इस किताब के अंदर? आपके ऑप्शन है तुकाराम, एकनाथ, रामदास या ज्ञानेश्वर। इसका राइट आंसर होगा संत रामदास। संत रामदास की किताब है दशा बोधा, उसमें उनकी टीचिंग्स और जो उनके कुछ वचन हैं उसको इस किताब में दिया गया है। इस तरीके से जो तुकाराम थे उन्होंने अभंग लिखा था। अभंग क्या था कि ये डिवोशनल पोएम्स थी, भक्ति वाली जो कविताएं होती हैं उनको हम डिवोशनल पोएम्स बोलते हैं। इस तरह से जो एकनाथ थे उन्होंने कमेंट्री की थी रामायण के ऊपर, इसका उन्होंने नाम दिया था भावार्थ रामायण। उस तरीके से ज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने कमेंट्री की थी भगवत गीता पर और उसका उन्होंने नाम दिया था भावार्थ दीपिका। इसको साथ ही साथ यहाँ पे ज्ञानेश्वरी भी के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहाँ पे आपके पास चारों ऑप्शन हैं, ये चारों के चारों जो सन्यासी संत थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो जो महाराष्ट्र वाले लोग हैं उन्होंने इनका नाम जरूर ही सुना होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि इनमें से कौन से चेयरमैन थे जो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी नेशनल फ्लैग के लिए? एडहॉक कमेटी क्या होती है? ऐसी कमेटी जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उस कमेटी को डिसमिस कर दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके चेयरमैन थे। एडहॉक कमेटी जो बनाई गई थी नेशनल फ्लैग के लिए उसके ये चेयरमैन थे। नेशनल फ्लैग को हमको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में, और इसके जो डिज़ाइनर थे अपने नेशनल फ्लैग के उनका नाम था पिंगली वेंकैया, ठीक है। इस तरह से जो राजेंद्र प्रसाद थे वो आपके चेयरमैन थे कमेटी ऑन दी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कार्य चलेगा, मतलब किस तरीके से कोई जो आपके ड्राफ्ट पेश किया जाएगा या किस तरीके से पूरा दिनचर्या चलेगी उसका जो पूरा कार्य संभालते थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, मतलब कि ये
जो भी फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जो आर्टिकल्स बनाए जा रहे थे और जो माइनॉरिटीज़ और जो आदिवासी लोग थे उनसे रिलेटेड जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये तब की इमेज है जब जवाहरलाल नेहरू ने हमारे नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, मतलब किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, एनर्जी की या पावर की? इसका राइट आंसर होगा किलोवाट आवर जो यूनिट होती है वो होती है एनर्जी की, लेकिन एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा होगा। उस तरह से वाट है वो एसआई यूनिट होती है पावर की, एम्पियर जो होती है वो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, और जो कूलम्ब है वो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। एसआई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसी भी मीट्रिक सिस्टम की। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मतलब कि किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इम्प्लीमेंट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको जो लॉन्च किया था वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, और ये जो स्कीम थी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था मार्च 21, 2015 में। और जो इसका एम था जो हमारी लेबर मार्केट था उसको बूस्ट करने के लिए, और जो इसके जो लेबर को लाना था, जो 10th और 12th के ड्रॉप आउट्स थे वहाँ से उनको मतलब कि कुछ स्किल प्रोवाइड करके उनको इस काबिल बनाना कि वो जो लेबर इंडस्ट्री है उसके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सके। और जो पहली स्कीम थी जो मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उसका नाम था जन धन योजना। इसमें कि गरीबों के बैंक अकाउंट्स खुलवाने का टारगेट रखा गया था, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ जूसेस होते हैं जो कि खाने को पचाने में यूज़फुल होते हैं। तो बताइए अब कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और उनकी संख्याएँ क्या हैं? 1, 3, 5 या 7? इसका राइट आंसर होगा 5। हमारी बॉडी में 5 प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि खाना पचाने के काम में आते हैं। पहला होता है सलाइवा, जिसको हम लोग थूक बोलते हैं। ये जो हमारे जो बॉडी जो हम लोग स्टार्च खाते हैं, मतलब कुछ खाना खाते हैं उसमें अगर स्टार्च होता है तो उसको ये शुगर में तोड़ने के काम आता है। उसी तरीके से जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है वो प्रोटीन को तोड़ने के काम आता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है। इस तरह से बाइल जूस होता है वो आपका लीवर सेक्रेट करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी बॉडी में फैट होता है उसको अलग करने में। उस तरह से पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो हमारा पैनक्रियाज सेक्रेट करता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम आता है। उस तरह से इंटेस्टाइनल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करती है, और ये सबसे आखिरी वाला जूस है। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे आखिरी में जो खाना जाता है वो इंटेस्टाइनल जूस के बाद पूरा डाइजेस्ट होकर के निकल जाता है। ये एक चार्ट है पूरा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, आप लोग आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है कि कहाँ कहाँ से ये जूसेस सेक्रेट होते हैं। स्टमक से ये एसिड चाइम है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन से लीवर से बाइल जूस। आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।